पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का किम्बर्ली क्षेत्र काफी दूर दराज और बीहड़ इलाका है। हाँ, बहुत ही। वहीं एक खदान है एलेंडेल, या कहें थी। अपनी खास पीली चमक वाले हीरों के लिए जानी जाती थी। बिल्कुल। आज हम इसी एलेंडेल खदान की कहानी में थोड़ी गहरी पड़ताल करेंगे। हमारी ये चर्चा एलेंडेल की पीली चमक, हीरों का सफर नाम के एक दस्तावेज पर आधारित है। जी। मकसद यही है कि इस खदान की शोहरत, इसके जो नाटकीय उतार चढ़ाव रहे और इसका क्या असर हुआ उसे समझें। तो चले फिर। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी वाकई दिलचस्प है क्योंकि एलेंडेल सिर्फ एक खदान नहीं थी। अच्छा। ये दुनिया में फैंसी येलो डायमंड्स, यानी वो जो असाधारण पीले हीरे होते हैं ना, हाँ, उनका एक बहुत बड़ा स्रोत थी। अब सवाल यह है कि इनमें ऐसा क्या खास था, क्यों इतने मशहूर हुए ये दुनिया भर में। सही बात है। मैंने भी पढ़ा कि टिफनी एंड काउ, इतनी बड़ी कंपनी। हाँ, टिफनी जो अपनी क्वालिटी और एक्सक्लूसिविटी के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने भी एक समय एलेंडेल के हीरों के लिए खास सप्लाई एग्रीमेंट किया था। बिल्कुल किया था। तो रंग के अलावा और क्या खूबी थी इनमें जिसने टिफनी को भी खींच लिया? देखिए, ये सिर्फ रंग की बात नहीं थी। सूत्र ये बताते हैं कि इन हीरों में एक अनोखी, वो कहते हैं, सूरज की रोशनी सी चमक थी। सूरज की रोशनी सी चमक? अच्छा। ये एक तरह की भूगर्भीय पहचान है। उस इलाके की जमीन की जो खास बनावट है, जो तत्व हैं, उन्होंने इन हीरो को ये खास पीला रंग और वो चमक दी। ये अफ्रीका या कनाडा के हीरो से अलग थी। अच्छा। फैंसी येलो का मतलब ही है कि पीलापन बहुत गहरा है, दुर्लभ है, आम हीरो जैसा नहीं। लेकिन फिर ये शोहरत, ये चमक ज्यादा टिकी नहीं। 2002 में खदान शुरू हुई और 2015 में अचानक बंद हो गई। हाँ, ये बड़ा झटका था। अगर हीरे इतने नायाब थे तो ऐसा क्यों हुआ? क्या सिर्फ आर्थिक मुश्किलें ही वजह थीं या कुछ और भी था? ये सिर्फ सामान्य आर्थिक मुश्किलें नहीं थी शायद। तो फिर सूत्र इशारा करते हैं कि जो फैंसी रंगीन हीरों का वैश्विक बाजार है, उसमें कीमतों का बहुत उतार चढ़ाव होता है। और साथ ही वो इलाका इतना दूर दराज है, वहाँ खदान चलाने की लागत लगातार बढ़ रही थी। हाँ, ये तो होगा। तो इन दोनों के बीच बाजार की कीमत और लागत, इसमें संतुलन बनाना मुश्किल हो गया। अच्छा। ये दिखाता है कि कितना भी प्रीमियम उत्पाद क्यों ना हो, बाजार की अस्थिरता और वो जो जमीनी हकीकतें होती है ना संचालन की, वो भारी पड़ सकती हैं। तो क्या एलेंडेल की कहानी यही खत्म हो गई? मुझे ऐसा नहीं लगता। हाल ही में खबर आई है। हाँ, एक नई उम्मीद जगी है। एक नई ऑस्ट्रेलियन कंपनी है ग्लोबल डायमंड्स ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने फिर से इसे शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है। क्या लगता है, ये एक नई सुबह हो सकती है? ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, बहुत अहम। अगर ये कंपनी सफल होती है तो ये ना सिर्फ दुनिया को फिर से एलेंडेल के वो खास पीले हीरे दे सकती है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को एक प्रीमियम दुर्लभ हीरे के स्रोत के रूप में फिर से स्थापित कर सकती है। सही कहा। ये सिर्फ सप्लाई की बात नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। और इसका असर सिर्फ बाजार या अर्थव्यवस्था तक ही तो सीमित नहीं रहता होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज में स्थानीय समुदायों और पर्यावरण का भी जिक्र है। हाँ, और ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि पहले के ऑपरेशन में भी स्थानीय अबोरिजिनल समुदायों को शामिल करने की कोशिशें हुई थीं। अच्छा। और पर्यावरण का ध्यान रखने की भी। भविष्य में तो किसी भी ऑपरेशन के लिए ये पहलू और भी अहम हो जाते हैं। हाँ, आजकल तो उपभोक्ता भी बहुत जागरूक हैं इन चीजों को लेकर। बिल्कुल, सोर्सिंग, नैतिकता, ये सब देखा जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मौका भी है कि वो खुद को एक जिम्मेदार उत्पादक के तौर पर पेश करे। उम्मीद की। हाँ। फैंसी येलो डायमंड्स का प्रमुख स्रोत, फिर आर्थिक सच्चाइयों का शिकार, और अब एक नई शुरुआत की दहलीज पर खड़ा है। बिल्कुल सही। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ये जो प्राकृतिक खजाने हैं ना, इनका सफर कितना जटिल होता है। इसमें भूगर्भ विज्ञान है, इंसानी कोशिशें हैं, बाजार की ताकतें हैं, और साथ ही स्थानीय समुदाय और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे भी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। स्रोत की वो एक लाइन मुझे याद आ रही है, चमक के पीछे संघर्ष होता है। हाँ, बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी प्राकृतिक संसाधन का मूल्य सिर्फ उसकी कीमत या उसकी खूबसूरती से ही तय होता है, या उसके पीछे की कहानी, वो संघर्ष और उसका जो व्यापक प्रभाव है, उससे भी तय होता है। ये एक गहरा सवाल है, इस पर वाकई गौर किया जा सकता है।